नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नगरीय अपशिष्ट निपटान। नगरीय क्षेत्रों को प्राय अति संकुल, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। यानी नगरों के बारे में आप देखते हो, सुनते हो तो यही सुनते हो कि नगरों के अंदर वायु प्रदूषण अधिक होता है, भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ रहती है, गंदी बस्तियाँ रहती हैं नगरों में और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। ठोस अपशिष्टों के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका होता है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती हैं, जैसे कि जंग लगी पिनें, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियाँ, रद्दी कागज़, राख, फ्लॉपियाँ, सीडी आदि का भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इस त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी एवं कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है, घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू प्रतिष्ठानों से आप घर में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, पॉलीथीन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं, शीशे का सामान यूज़ करते हैं, जो टूट फूट जाता है उसको आप क्या करते हो, बाहर कूड़े कचरेदान में डाल देते हो। व्यावसायिक प्रतिष्ठान आप देखते होंगे बाज़ार में जो दुकानदार है वो कितना वेस्ट कचरा दुकानों से निकालते हैं। पैकिंग का डब्बा की पैकिंग है या दूसरी पैकिंग है, प्लास्टिक की थैलियों से पैकिंग की हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपशिष्ट हैं वहाँ पर, और उन सबको कूड़े कचरे में डाल देते हैं। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों के कचरों का संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाओं या नगर पालिका के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन पर निस्तारित किया जाता है। कारखानों, विद्युत गृहों तथा भवन निर्माण या विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हो गई है। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू, मक्खियों एवं कृंतकों जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं। इससे टाइफाइड जैसी बीमारियां भी शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त टाइफाइड जैसे मियादी बुखार जिसको हम कहते हैं, गलघोटू, डिप्थीरिया, दस्त, हैजा, इसके साथ ही ये कूड़ा कचरा अक्सर कलेश पैदा करते हैं। जब कभी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो ये हवा में फैलने एवं बरसाती पानी से छितरने के कारण परेशानी का कारण बनते हैं। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण समस्या बढ़ती है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण में अनुप्रवाह से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्र करके उसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% से 50% कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगहों पर तथा परती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट या खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैसें छोड़ते हैं, जिनमें मीथेन गैस भी शामिल है। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पीछे। दोराला में पारिस्थितिकी के पुनर्ग्रहण और मानव स्वास्थ्य के सुरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण ये केस स्टडी है। तो यहाँ पर देखिए जो दोराला का केस स्टडी दिखाया गया है, प्रदूषक भोगता है कि वैश्विक नियम के आधार पर मेरठ के निकट दोराला में लोगों की प्रतिभागिता के सहारे पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया है। मेरठ के गैर सरकारी संगठन द्वारा पारिस्थितिकी पुनर्भरण के एक मॉडल की रचना की
3 वर्ष बाद परिणाम आने आरंभ हो गए। दोराला स्थित उद्योगों के पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों की मेरठ में हुई मीटिंग में परिणाम सामने आए। लोगों के शक्तिशाली तर्कों, प्रामाणिक अध्ययनों और दबाव ने इस गांव के 12,000 निवासियों को एक नया जीवन दान दिया। ये सन 2003 की बात है जब दोराला वासियों की दयनीय दशा ने एक जनहित सभा का ध्यान आकृष्ट किया। 12,000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क से संदूषित हो चुका था। इसका कारण यह था कि दोराला के उद्योगों के अनुपचारित अपशिष्ट जल का भूजल स्तर में निक्षालन हो रहा था। एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य स्तर संबंधी सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट बनाई। उस संगठन, ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठकर इन समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उद्योगपतियों ने पारिस्थितिकी की गिरती दशा को नियंत्रित करने में गहरी रुचि दिखाई। गांव की ऊपरली टंकी की क्षमता बढ़ाई गई और समुदाय को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए 900 मीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई। गांव के गाद युक्त तालाब को साफ किया गया और इसे गाद विमुक्त करके पुनः जल से भर दिया गया। बड़ी मात्रा में गाद को हटाकर अधिक मात्रा में जल का मार्ग प्रशस्त किया गया तथा जल भर्तों में जल पुनः भरा जाए। जगह जगह वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं बनाई गई जिनसे मानसून के पश्चात भूजल के संदूषण में कमी आई। 1000 वृक्षों की लगाए गए जिससे पर्यावरण का संवर्धन हुआ। तो इस तरह से ये मेरठ के निकट है। दोराला एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ कारखानों से जो सारा जल निकलता था, प्रदूषित जल, उस प्रदूषित जल से इनका जो अंडरग्राउंड वाटर था वो खराब हो चुका था। इनके प्रयासों से इन्होंने उसको सुधार लिया। इसके बाद ग्रामीण शहरी प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवास अनेक कारकों से प्रभावित होता है। जैसे जैसे नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप आदि, ये इसके कारण है। गाँव से नगरों की ओर जो लोग प्रवास करते हैं कि नगरों में अधिक मजदूरी की मांग बढ़ जाती है तो गाँव से लोग काम करने के लिए नगरों की ओर जाते हैं। दूसरा है कि रोजगार के गाँव के अंदर घटते अवसर, जो रोजगार के अवसर गाँव में घट रहे हैं उससे भी लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और डेवलपमेंट, शहरों की डेवलपमेंट अधिक है और गांव की डेवलपमेंट कम है, तो शहरों का विकास अधिक होने से लोग गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। भारत में नगरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुँचते हैं। इस विषय पर बेहतर समझ बनाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर देखिए केस स्टडी है, जो पीछे दोराला का केस स्टडी किया, इसी तरह से एक और ग्रामीण और नगरीय प्रवास पर केस स्टडी है। रमेश अनुबंध के आधार पर तलचर, ये उड़ीसा का कोयला क्षेत्र है, में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वह अपने ठेकेदार के साथ साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रतिवर्ष अपने पैतृक गांव में पिता के पास 20,000 रुपये भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपयोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च हो जाता है। कुछ पैसे कृषि जमीन की खरीद तथा घरों के निर्माण पर भी खर्च होते हैं। रमेश के परिवार के रहन सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा है। 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। उसके 3 भाई और उनके परिवार 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। परिवार बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में छोड़नी पड़ी। शादी के बाद तो वह और भी कठिन परिस्थितियों में घिर गया। इसी समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों से प्रभावित हुआ। सफल उत्प्रवासी, जो लोग गांव छोड़कर शहर की ओर गए थे, यानी उनका जीवन स्तर सुधर गया था, उनसे प्रभावित हुआ, जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव में अपने परिवार को पैसे और उपभोक्ता वस्तुएं भेजकर पाल पोस रहे थे।
इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब चला आया। उसने 1988 में लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में 20 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर 6 माह तक काम किया। अपनी इस अल्प आय में व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ साथ उसे नई संस्कृति और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत जो गुजरात में है काम करने का निर्णय लिया। सूरत में उसने वेल्डिंग के कार्य करने का कौशल सीखा और इसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहता। हालांकि रमेश के गांव में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपने से दूर रहने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरणीय है, यानी स्थायी नौकरी नहीं है और कभी एक शहर कभी दूसरे शहर में वो जाता रहता है। इसके बाद देखिए, धारावी एक स्लम बस्ती है जो एशिया की सबसे गंदी बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती है, मुंबई के अंदर है धारावी। बसें सिर्फ बस्ती की परिधि से गुजरती है, यानी बस्ती के अंदर बस नहीं जा सकती, इतनी बड़ी बड़ी गलियां उसमें, केवल उसके सर्कुलर रोड बना हुआ, उसके चारों तरफ बसें चलती है। ऑटो रिक्शा अपवाद स्वरूप भी उसके अंदर नहीं जा सकते। धारावी केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है जहाँ तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है, यानी कि छोटे तिपहिया वाहन भी नहीं जा सकते। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है, जो अपनी चौड़ाई में घटकर आधे से भी कम रह गई है, यानी 90 फुट की जो सड़क है वो आधी रह गई है घटकर। कुछ एक गलियां एवं पगडंडे इतनी संकरी है कि वहाँ से एक साइकिल का गुजरना मुश्किल है। समूची बस्ती अस्थायी निर्माण की भवन है जो कि 2 से 3 मंजिल ऊंची है तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, जहाँ एक ही कमरे को किराए पर लेकर पूरा परिवार रहता है। कई बार तो यहाँ एक कमरे में 10-12 लोग रहते हुए देखे जा सकते हैं। यह एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन के पूर्वी सिरे की औद्योगिक इकाइयों का उत्कट अनुवर्ती संस्करण जैसा है। लेकिन धारावी बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का पालक है। अपेक्षाकृत धनाढ्य मुंबई के निर्माण में इसकी भूमिका है। यहाँ पर छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित, सूर्य की रोशनी, असंग्रहित कचरा, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे, जहाँ केवल अमानवीय प्राणी जैसे काले कौवों और लंबे भूरे चूहों के साथ साथ कुछ एक सर्वाधिक सुंदरतापूर्ण तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। धारावी में से मृतिका शिल्प, मिट्टी के बर्तन, कसीदाकारी एवं जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, उच्च फैशन वस्त्र आदि, महीन पिरवा धातु का कार्य, उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी की पच्चीकारी तथा फर्नीचर आदि भारत एवं दुनिया भर के धनाढ्यों के घर तक जाता है। इस धारावी बस्ती में जो सामान बनता है। धारावी वस्तुतः सागर का एक हिस्सा है जो व्यापक रूप से कचरे से भरी गई जगह है। जो मुंबई का कचरा था, उस समुद्र में कचरा डालते गए और वो समुद्र भरता चला गया, तो मुंबई के कचरे से समुद्र का हिस्सा जो भरा हुआ है वो है ये। ठीक है, आगे देखिए, विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब, अर्ध शिक्षित एवं अकुशल श्रमिक, जो पीछे हम रमेश के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों से प्राय शहरी क्षेत्रों के असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे छोटे धंधे परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास करते रहते हैं। क्योंकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफ़ी कम है, इसलिए पत्नियों को गांव में बच्चों और बड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। इसके बाद गंदी बस्तियों की समस्याएं और भूमि निम्नीकरण, ये 2 चीज़ रह गई है, इसको बाद में करेंगे।